नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट L1 से संबंधित मानव रोगों के बारे में। तो देखिए 25 अप्रैल 2021 को होने वाला है रीट का पेपर और रीट के पेपर में आप जैसा कि सब लोगों को पता ही है L2 वाले भी L1 के अंदर बैठेंगे। ये सरकार की भी मंशा थी और इस मंशा पर मोहर लगा दी है अब हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो आपके लिए हम लेके आए हैं जो भी आपके सिलेबस में हैं मानव रोग, उनसे आपके सिलेबस से संबंधित सारे मानव रोगों को। तो देखिए मानव रोगों का वर्गीकरण तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अलग से मानव रोग वहाँ पर दे रखे हैं। तो वो 7 मानव रोग जो दे रखे हैं उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके L1 वालों के लिए विशेषकर कि आपके ऊपर जो L2 इसमें सम्मिलित किए हैं उनसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप तैयार रहें अपने लिए और पूरे जज्बे के साथ इस तरीके से रहें कि अब की बार हमें टीचर बनना है, अगली बार हम सरकारी स्कूल में ही देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मानव रोग कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमने पिछले विवरण में पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से इनका विवरण है, किस तरीके से हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मानव रोग है जो दे रखा है आपके सिलेबस में वो है आंत्रशोथ। तो आंत्रशोथ होता क्या है? आंत्रशोथ एक ऐसा रोग है जिसमें बहुत पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। और आंत्रशोथ में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखिए आंत्रशोथ के अंदर जो प्रभावित अंग हैं वो कौन से हैं? प्रभावित अंग कौन से हैं? तो इसमें पेट दर्द होगा तो निश्चित है डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रभावित होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा भाग आता है इसमें? यहाँ पे आमाशय और छोटी आंत। आमाशय और छोटी आंत प्रभावित होती है किससे? आंत्रशोथ। आंत्रशोथ एक विषाणु जनित रोग है। किसके द्वारा? अगर इस रोग जनक की हम बात करें, रोग जनक कौन है इसमें? रोग जनक है इसमें विषाणु। विषाणु को हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। तो आंत्रशोथ विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। और विषाणु जो है किस में आ रहा है? सूक्ष्म जीवों में। विषाणु सूक्ष्म जीवों में आ रहा है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये रोग होता है। इसका मतलब किसी न किसी माध्यम से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है तो उस रोग को क्या बोलते हैं हम? उस रोग को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। इसका मतलब आंत्रशोथ एक संक्रामक रोग है। अब ये फैलता कैसे फैलेगा? तो ये जो विषाणु है गंदे या दूषित भोजन या पानी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अगर हम दूषित भोजन कर रहे हैं या फिर दूषित पानी पी रहे हैं उसकी वजह से ये हमारे पेट में पहुंचेगा। और देखिए जितने भी डाइजेस्टिव संबंधित ये रोग हैं ये मोस्टली खान पान से ही होते हैं। ठीक है, तो ये विषाणु हमारे साथ शरीर में कैसे पहुंचा? भोजन के द्वारा या पानी के द्वारा। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने कहीं पे भी हाथ टच किए और ये जो वायरस है अपने हाथ में चिपक के आ गया, फिर आप पहुंच जाते हैं चाट की दुकान पे। ठीक है, या आप कोई कटे हुए फल खाने लग जाते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है ये विषाणु। और ये फिर क्या है? आपके हाथों से आपके भोजन के द्वारा पेट में पहुँच जाता है और वहाँ से ये बीमारी हो सकती है। और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। वो आपने देखा होगा खेलते रहते हैं कहीं पे भी मिट्टी वगैरह में, कोई भी चीज़ हाथ में आ जाए उसी को मुंह में डाल लेते हैं। तो ये उन बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। आंत्रशोथ विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसलिए किस श्रेणी में आएगा? संक्रामक रोगों की श्रेणी में आएगा। इसमें प्रभावित अंग होते हैं आमाशय और छोटी आंत। ठीक है, ये जो आंत्रशोथ है इसका पता कैसे लगेगा? तो इसमें होता क्या है? पेट दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगी और डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब हमारे शरीर से पानी ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, कई बार दस्त लगने की वजह से। ठीक है, तो
पानी जब बाहर निकल जाएगा तो इसका उपचार क्या होगा फिर? तो आप सीधी सीधी बात याद रखें, कहीं पे भी जब डिहाइड्रेशन होता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण का मतलब है हमारे शरीर से पानी का बाहर निकलना या कहीं से भी निर्जलीकरण, ठीक है। तो हमारे शरीर से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो उस समय हमारे शरीर में आयनों की कमी हो जाती है। मुख्यतः किसकी कमी होती है? आयंस की कमी होती है, याद रखें इस चीज को आप, आयनों की कमी होती है। तो इस सब चीज की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, उस रोगी को पतली चीजें, लिक्विड चीजें खिलाने को दी जाती हैं और ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं ओआरएस के घोल में होता क्या है। ओआरएस के घोल में होता है आपके चीनी और ग्लूकोज, सॉरी नमक और चीनी, या हम कहें कि ग्लूकोज और नमक का मिश्रण होता है। तो नमक इसलिए दिया जाता है जिससे आयनों की पूर्ति हो, और ग्लूकोज उसलिए दिया जाता है जिससे कि इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ओआरएस घोल पिलाएंगे, ठीक है, और लिक्विड चीज़ें खाने के लिए उनको दी जाएगी। और इससे बचाव क्या होगा? इससे बचाव यही है कि साहब आप सावधानी अपनाएं खाने पीने में, आप साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और खाने पीने में सावधानी अपनाएं, क्योंकि ये रोग ऐसा है जो खान पान के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। क्लियर हुआ? तो हमने पहला रोग पढ़ा है आंत्रशोथ। आंत्रशोथ एक संक्रामक रोग है जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है, और कैसे पहुंचेगा? खाने पीने वाली वस्तुओं से, मतलब दूषित भोज्य पदार्थों से या पेय पदार्थों से हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट, अगला रोग कौन सा है? तो देखिए अगला रोग है अमीबायोसिस। अमीबायोसिस जो रोग है ये भी आंत्रशोथ से ही संबंधित, मान लीजिए इसको, ये दोनों एक मिले जुले से हैं, ठीक है। अमीबायोसिस में क्या होता है? एक तो इसका जो रोगजनक है, इसका जो रोगजनक है वो है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर हुआ? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कौन सा रोग होता है? अमीबायोसिस, ठीक है। ये जो सूक्ष्म जीव है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे शरीर में पहुंचेगा कैसे? तो इसका भी वही कारण है, आपने दूषित भोजन या दूषित पानी या फिर इस तरीके से कई बार कहीं पे भी हाथ टच किए और वही हम मुंह में डाल लिया, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकता है, ठीक है। तो खान पान के द्वारा ये हमारे शरीर में पहुंच रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, कौन सा अंग प्रभावित होगा, या इसके हम लक्षण अगर देखें तो क्या लक्षण होंगे, कौन सा भाग प्रभावित होगा इसमें, ठीक है। तो लक्षण वही है, सामान्यतः पेट दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है, ठीक है। और पेट में ऐंठन के साथ में इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है वो है खूनी दस्त, ठीक है, जो कि हम पेचिस कह देते हैं। तो ये खूनी दस्त होते हैं इसमें अमीबायोसिस में, और ये किसकी वजह से? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और आप देख पा रहे हैं, देखिए ये दोनों रोग किससे? खाने पीने से संबंधित। अगर हम दूषित भोजन या दूषित जल ग्रहण कर रहे हैं उससे ही हमारे शरीर में हो रहा है। तो आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप लोगों को, बच्चे जो छोटे बच्चे आपके पास पढ़ने आएंगे, उनको साफ सफाई के बारे में बोलना है, इसलिए ये रोग डाला है हमारे सिलेबस में, ठीक है। अच्छा जी, ये लक्षण हो गए अमीबायोसिस के। अब आपको पता है जब खूनी दस्त होते हैं तो डिहाइड्रेशन भी होगा हमारे शरीर में, पानी की भी कमी होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए भी फिर वही सेम प्रोसेस है। रोगी के लिए क्या करना है? हल्की चीज़ें और लिक्विड चीज़ें देनी है खाने को, और ओआरएस का घोल पिलाना है, ठीक है। और इन सब की जड़ है खाने पीने में दूषित चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अमीबायोसिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, और ये भी एक संक्रामक रोग है, मतलब एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। नेक्स्ट कौन सा रोग है देखते हैं। अगला रोग है मैथ हीमोग्लोबिन। ये मैथ हीमोग्लोबिन जो रोग है ये एक्चुअल में एक कंडीशन है, ठीक है। इसको हम रोग न कह करके एक कंडीशन कहें तो ज़्यादा ठीक है। और आप देखिए ये सब जो रोग है ना वो बिल्कुल ऐसे हैं जो हमें एक जागरूक करने के लिए ये रोग हमारे सिलेबस में डाले हैं।
कि हम इन चीज़ों को पहचान पाएँ, हम छोटे बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आएंगे उनको हम इन चीज़ों के बारे में बता सकें। मेट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। आप सबको पता है हमारे शरीर में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर मिलेगा, आरबीसी के अंदर, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़ी होती है, ऑक्सीजन जुड़ी होती है। एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़े होते हैं। सबको पता है एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़े होते हैं और ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा। मतलब आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन बैठ के और कहाँ जा रही है, पूरे हमारी बॉडी की यात्रा कर रही है, हमारे शरीर के अंदर हर जगह पहुंच रही है, प्रत्येक कोशिका में पहुंच रही है। और वो जरूरी भी है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी तो ऊर्जा बनेगी, बिना ऊर्जा के हम काम कर नहीं सकते, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे हमारे शरीर के अंदर मतलब जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन का अटैचमेंट कम हो, ठीक है। अब वो कौन सी कंडीशन आ सकती है, कौन से कारण हो सकते हैं, तो वो आप समझिए क्या कारण हो सकते हैं। कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप याद रखें C और O दोनों कैपिटल आएंगे यहां पर, जिसको हम बोल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हमारे इन्वायरमेंट में होगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के जुड़ने को रोकती है, ऑक्सीजन के जुड़ने को कम करती है। कौन कौन करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम किसी ऐसे वातावरण में हैं जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के द्वारा फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन ने जुड़ करके क्या जुड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, हमारी दम घुटने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे दम घुटने लगेगी, चक्कर आएंगे, चक्कर आने के साथ ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और बेहोशी की हालत में अगर वो उसी वातावरण में पड़ा हुआ है जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे करके मर जाता है। तो ऐसी स्थिति जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जुड़ने की क्षमता कम हो जाए, उस स्थिति को, उस कंडीशन को मेट हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्लियर हुआ भाई, दोबारा से समझिए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को कम करने वाली कंडीशन या ऐसी अवस्था जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता कम हो जाए, ऑक्सीजन के जुड़ने की क्षमता कम हो जाए, वो स्थिति क्या कहलाती है, मेट हीमोग्लोबिन कहलाती है। अब आप बोलेंगे कि साहब ऐसी स्थिति क्यों आती है हमारे शरीर में, तो मैंने आपको एक कारण तो ये बता दिया कि बाहरी वातावरण में जिसमें हम बैठे हुए हैं वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो। ये कैसे हो सकती है, ये होती है कि आप एक कमरे में बैठे हैं, सर्दियों का मौसम होता है और आपने अंगीठी जला ली और बोले कि साहब हम आराम से, गर्मी महसूस होगी, सर्दी लगेगी नहीं, अंदर कोयला जले हुए हैं और उनसे हम आराम से गर्मी महसूस करके हम सोएंगे, ठीक है, सर्दी नहीं लगेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो दहन के द्वारा, किसी भी पदार्थ का जब दहन होता है तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी। जितनी भी वहां पर ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन तो जल करके किस में कन्वर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन कोयला फिर भी जल रहे हैं, ठीक है, अंगीठी फिर भी जल रही है, तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी में भी जलेंगे, ऑक्सीजन की कमी में भी दहन होगा। जब ऑक्सीजन की कमी में दहन होता है तो उस दहन को हम बोलते हैं अपूर्ण दहन। क्लियर हुआ भाई, अपूर्ण दहन किसको कह रहे हैं हम, जब ऑक्सीजन की कमी में दहन होता है। जब ऑक्सीजन की कमी में दहन होता है तो उसको हम बोलते हैं अपूर्ण दहन। और अपूर्ण दहन से क्या बनेगी, अपूर्ण दहन से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्लियर है। तो अंगीठी
कमरे के अंदर हमने जलाई हुई है, अपूर्ण दहन हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, हम आराम से सो रहे हैं, ठीक है, आराम से सो रहे हैं कि हमें सर्दी नहीं लग रही। अब हमारी सांस में धीरे धीरे क्या पहुंच गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारी दम घुटने लगी, हम सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। और उसी बेहोशी की हालत में फिर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड घुलती रहेगी खून के अंदर, और बेहोशी की स्थिति में व्यक्ति मर जाता है। इसलिए मैट हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? और हो सकती हैं कोई दवाइयाँ। अगर कोई दवाई आपको एलर्जी करती है तो ये क्या करती हैं, ये दवाई हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के घुलने की क्षमता को कम कर देगी। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी, उसको हम क्या कह देंगे, मैट हीमोग्लोबिन। या कोई बाह्य वातावरण में कोई विशेष रेडिएशन है, उसके कारण भी मैट हीमोग्लोबिन की स्थिति बन सकती है। क्लियर हुआ? तो मैट हीमोग्लोबिन किस प्रकार की श्रेणी में आएगा रोग? ये आएगा नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आएगा। और ये रोग न कह करके इसे हम एक कंडीशन कहेंगे, ऐसी स्थिति कहेंगे जिस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर हुआ भाई मैट हीमोग्लोबिन? ठीक है, मैट हीमोग्लोबिन किसका कारण से होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें मुख्य है, और दवाइयाँ भी हो सकती हैं कुछ, और एलर्जी करने वाले कण भी हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में अगला रोग कौन सा है देखते हैं। अगला रोग है एनीमिया। बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। तो एनीमिया होता क्या है? एनीमिया को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि हमारे खून में एक आरबीसी होती है जिसको हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। क्लियर है? आरबीसी हमारे खून के अंदर क्या है? आरबीसी। आरबीसी किस चीज से मिलकर बनी होती है? आरबीसी मिलकर बनी होती है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। और हम बात करें फिर इसकी कि हीमोग्लोबिन किससे बना है, तो हीमोग्लोबिन है Fe2 पॉजिटिव, मतलब आयरन, लोहा। ठीक है, लोहा जब द्विधनात्मक आवेश में होता है तो वो हमारे शरीर में पहुंच करके किसका निर्माण करेगा? हीमोग्लोबिन का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन से क्या बनेगी? आरबीसी। मतलब हमारे शरीर में अगर लोहे की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो किस चीज की कमी हो जाएगी? आरबीसी की। और इसी स्थिति को कहा जाता है एनीमिया। क्लियर हुआ? एनीमिया का कारण आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी कब होगी? जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और हीमोग्लोबिन की कमी कब होगी? जब आयरन की कमी होगी। क्लियर है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे बोलेगा साहब आपके खून की कमी है, तो उस स्थिति में खून की कमी का मतलब क्या है वो आप समझिए। हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कितनी होती है? देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल पुरुष के अंदर जो होती है वो है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। मतलब 100 ml खून के अंदर पुरुष में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। अगर हम बात करें महिला फीमेल की, तो फीमेल में देखिए कितना होता है? फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ब्लड टेस्ट लिखते हैं और उसमें एक हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। आपके पास अगर ब्लड रिपोर्ट हो तो आप उसमें देख सकते हैं HB लिखा होता है, उसके सामने जो भी रीडिंग होगी वो इनमें से। अगर इनसे कम हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उसको बोल देते हैं खून की कमी, और खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता या एनीमिया किसकी वजह से? खून की कमी से। और खून की कमी कब होगी? जब आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन से आरबीसी की कमी। अब आपको पेपर में याद रखना है, चाहे वहाँ पे आरबीसी पूछे, चाहे वहाँ पे हीमोग्लोबिन पूछे, या Fe2 पॉजिटिव पूछे। ठीक है, लोहा हमारे शरीर में Fe2 पॉजिटिव के रूप में रहता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि साहब एनीमिया हो गया तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपको आयरन वाली चीज़ें खानी है। तो ऐसे थोड़ी है, हम आयरन है तो मतलब लोहे वाली कोई भी चीज़ खा लें, चलो ठीक है, लोहे खाने से दांत टूट सकते हैं तो और क्या है, चलो हमने बुरादा खाना शुरू कर दिया लोहे का, तो ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि वो सारा लोहा जो है वो Fe के रूप में रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है, वो चुंबक के चिपकता है। हमें वो लोहा खाना है जो चुंबक के नीचे। तो फिर वो मिलेगा कहाँ? तो कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मतलब इससे बचाव कैसे हो या इसका उपचार क्या हो, तो उसके लिए आपको Fe2 पॉजिटिव वाला आयरन खाना है। और ये मिलता है हरे पत्तेदार सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी, बैंगन। हाँ जी, बैंगन में भी आयरन होता है और बहुत अच्छी मात्रा में होता है, याद रखें आप बैंगन, ठीक है। और अमरूद, ठीक है। इसके साथ में आपके अनार, ठीक है, सेब। ऐसे खाद्य पदार्थ जो काटने के बाद काले रंग के पड़ जाएं, उनमें आयरन होता है, आलू को छोड़ करके। आलू का कारण अलग है, आलू में जो इसमें आयोडीन और जो स्टार्च है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से ये थोड़ा नीला पड़ता है, तो इसको आप छोड़ दें। बाकी अन्य खाद्य पदार्थ जो काटने के बाद काले पड़ जाएं, उन सभी खाद्य पदार्थों में क्या मिलेगा? आयरन। अगर किसी के अंदर खून की कमी है तो उनके लिए बिल्कुल दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक होती है। आप केवल वो चीज़ खाएं जिसमें आयरन हो, और ये आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। पालक, बथुआ, हरे पत्तेदार सब्जी, बैंगन या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ जो काटने पर काले पड़ जाएं, तो उनसे हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगी? आरबीसी। और आरबीसी की संख्या बढ़ते ही एनीमिया दूर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? तो अब आप ये बताएंगे ये रोग कैसा है, संक्रामक है या असंक्रामक है? तो देखिए, जिसने आयरन कम खाया है उसी के होगा। अगर उसके साथ आप बैठ रहे हैं तो आपके थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है? नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक रोग है एनीमिया। एनीमिया या रक्ताल्पता असंक्रामक रोग है। ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। लेकिन इसको इस सिलेबस में क्यों रखा है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण के जो शिकार होते हैं बच्चे, उनमें उनके कारण है तीन कारण है। पहला है सबसे मुख्य कारण आयरन की कमी। हमारे देश में आयरन की कमी है, इसीलिए ये गोल्डन राइस का निर्माण किया है। अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे गोल्डन राइस क्या चीज़ है। ये जीएम प्लांट है जिसके अंदर जो कि मतलब आयरन और विटामिन ए रिच होता है ना। इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो गोल्डन राइस, या फिर आपने देखा होगा कि आप बोलेंगे साहब हमको तो सरकार ने पढ़ाने की बजाय लगा दिया मिड डे मील में। तो मिड डे मील क्यों चलाई है? वो इसीलिए चलाई है कि हमारे देश में जो बच्चों में कुपोषण है उसको दूर किया जा सके। और कुपोषण के 3 कारण कौन कौन है? पहला है आयरन, विटामिन ए, आयरन और विटामिन ए। इसके बाद तीसरा आता है प्रोटीन। तो आपने देखा होगा आयरन की गोलियां बटवाई जाती हैं, तो उसका कारण है एनीमिया वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। क्लियर हुआ? तो ये हमने पढ़ा है एनीमिया। उसके बाद देखते हैं अगला रोग कौन सा है। गुड, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो रोग है, फ्लोरोसिस जो रोग है किसकी वजह से समझते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक केमिस्ट्री में तत्व आता है जिसको बोलते हैं फ्लोरीन। तत्व आता है जिसको बोलते हैं फ्लोरीन, जिसका प्रतीक है F। अगर इस फ्लोरीन के ऊपर एक ऋणावेश आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर आ गया एक ऋणावेश। जब फ्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ जाता है तो इस फ्लोरीन को कहा जाता है फ्लोराइड। क्लियर हुआ भाई? जब किसी फ्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ जाए तो उसे क्या कह देते हैं? फ्लोराइड। मतलब हमारे शरीर में फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज के रूप में रहता है और यह है फ्लोराइड। इस फ्लोराइड की अधिकता अगर हमारे शरीर में हो जाए तो इससे जो बीमारी होगी, जो रोग होगा, उसे कहा जाता है फ्लोरोसिस। क्लियर हुआ? दोबारा समझिए, फ्लोरीन एक तत्व है और वो नेगेटिव अवस्था में रहता है, मतलब F- के रूप में रहता है, तो उसे हम बोल देते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड की अधिकता जब हमारे शरीर में हो जाती है
तो हड्डी और दांतों के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे ये भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, भंगुर मतलब आसानी से टूटने लग जाते हैं। दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों के ऊपर ऐसे आड़ी लाइनिंग आने लग जाती हैं पीले कलर की, या स्पॉट आने लग जाते हैं पीले कलर के। तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं? फ्लोराइड की वजह से। और आप ये मानिए, अब जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है और वहाँ जो गहरे पानी है, उन सब में मोस्टली फ्लोराइड अधिक है। इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि साहब हम आरओ अवेलेबल नहीं हो रहा, हम नहीं लगा पा रहे, आप पानी को उबाल के पीजिए। पानी को उबाल लिया और उसको फिर दोबारा से ठंडा करेंगे तो नीचे बहुत सारे उसमें पदार्थ जमे रह जाते हैं, उसमें एक फ्लोराइड भी होता है। क्लियर है? तो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन है? फ्लोरोसिस, है ना। ये जब फ्लोराइड 5 ppm से ज़्यादा हो जाए पानी के अंदर, तो फिर ये हमारे लिए खतरनाक होता है। और राजस्थान का एक नागौर और जयपुर वाली जो बेल्ट है, वहाँ पे एक कुबड़ पट्टी क्षेत्र माना जाता है कि वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे उन सब लोगों के कुबड़ निकली हुई है और उस एरिया को कुबड़ पट्टी क्षेत्र या बांका पट्टी क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फ्लोरोसिस से दूर रहना है, फ्लोराइड से दूर रहना है। और इसका कारण है पानी आप उबाल के पिएं। मोस्टली पानी के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंचती है, भोजन के द्वारा भी, लेकिन भोजन हम कोई ऐसा नहीं करते हैं जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो। क्लियर हुआ? अब आप बताएंगे ये कौन सा रोग है, संक्रामक या असंक्रामक? तो भैया ये रोग है कौन सा? कौन सा? संक्रामक। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचेगा। तो ये कैसा होगा? कैसा होगा? असंक्रामक। ये होगा असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। क्यों होगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? क्योंकि ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंच सकता। तो हमने इसने पढ़ा कि प्रभावित अंग क्या होगा? इसमें प्रभावित अंग होते हैं दांत और अस्थि, हड्डी। क्लियर है? ये हो जाते हैं इसके प्रभावित अंग। ठीक है, कारण बता दिया, पानी के द्वारा हमारे शरीर में फ्लोराइड पहुंच रही है। ठीक है, और भैया इससे बचाव हो सकता है, उपचार नहीं है, क्योंकि फ्लोरोसिस हमारे हो गया, हड्डियां कमज़ोर हो गई, फिर हम उसमें विटामिन डी, कैल्शियम, कुछ चीज़ें करते रहें, लेकिन आपको पता है हड्डियां एक बार ख़राब हो गई तो उनको ठीक करना, रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बचाव है। क्लियर हुआ? असंक्रामक रोग है, बचाव आपको लिख दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला किसका नंबर है। मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या बताया हमने आपको? लास्ट वीडियो में यह बताया है कि जितने भी मच्छर होते हैं उसमें मादा ही काटते हैं, नर नहीं काटते। और जो शादीशुदा है उनको एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ का, बस अब आप जानते हैं। ठीक है, तो मादा मच्छर ही काटते हैं, नर नहीं काटते। उसका कारण है कि मादा मच्छर को अंडे देने के लिए स्तनधारी के रुधिर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये एक रोगी व्यक्ति को काटेगा, फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा। तो रोगी व्यक्ति के खून में एक परजीवी, जिसको हम कह देंगे रोगजनक, ठीक है, वो परजीवी या रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। क्लियर हुआ दोस्तों? प्लाज्मोडियम कौन है? रोगजनक। ये हमारे शरीर में पहुंचेगा तो क्या होगा? मलेरिया। इसको लेके कौन जा रहा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसलिए मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या हो गया यहाँ पे? वाहक। ठीक है, वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और रोगजनक या रोग कारक कौन हो गया? प्लाज्मोडियम। जब ये शरीर हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? बुखार आता है बहुत तेज, है ना। और वो बुखार आता है सर्दी के साथ में, बहुत तेज कपकपी के साथ सर्दी होगी और बहुत तेज बुखार आता है। ठीक है, किसमें? मलेरिया में।
और इस मलेरिया की अगर हम बात करें टेस्ट की, तो देखिए आजकल बहुत सारे जो हैं आरटीडी टेस्ट होते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं आरटीडी। इनमें क्या होता है, एक स्ट्रिप होगी, वहां पे खून डालेंगे 1-2 बूंद और तुरंत पता चल जाता है। तो मलेरिया का जो टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट जो होता है, उसको बोलते हैं, इसकी जो जांच है उसको बोलते हैं एमपी टेस्ट। ठीक है, एमपी टेस्ट क्या होता है, इसको बोलेंगे मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो मलेरिया परजीवी की जांच की जाती है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है एमपी टेस्ट। क्लियर हुआ। एक और टेस्ट जो कि पीसीआर टेस्ट, एक्चुअल में पीसीआर आप बहुत जगह पढ़ेंगे, पीसीआर टेस्ट। ठीक है, ये एड्स में भी काम में लिया जाता है, ये पीसीआर कैंसर में भी उपयोग में लेते हैं। तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, सबसे लास्ट में जाकर इसको किया जाता है बहुत विशेष कंडीशन में। क्लियर हुआ। अच्छा जी, तो ये हमने क्या पढ़ा, मलेरिया। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, बचाव क्या करेंगे। हमने इसका मलेरिया में क्या पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके लक्षण पढ़ लिए हमने, इसका टेस्ट पढ़ लिया हमने। अब हमें क्या पढ़ना है, बचाव कैसे करेंगे। तो बचाव के लिए क्या किया जाता है, बचाव के लिए हमें मच्छरों को मारना है ना। अब मच्छर मारने की जगह जगह तो घूमेंगे नहीं, तो हम कोई भी वहाँ पे इस तरीके से अगरबत्ती वगैरह बहुत सारी मार्केट में आते हैं, वो चीज़ें काम में लेंगे और मतलब हमें मच्छरों से दूरी बना के रखेंगे। क्लियर हुआ। ये क्या है, मलेरिया। इसका टेस्ट कौन सा होता है, एमपी टेस्ट। क्लियर है। तो मलेरिया हम पढ़ चुके हैं, और ये वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर, रोगजनक है प्लाज्मोडियम। अब ये एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, इसलिए कौन सी श्रेणी में रखेंगे, इसको रखेंगे कौन सी श्रेणी, संक्रामक, कम्युनिकेबल डिजीज। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, और ऐसे रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ जाता है दोस्तों अगला और लास्ट रोग है डेंगू। क्या होता है डेंगू, डेंगू बहुत ही खतरनाक रोग है, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित है। अब विषाणु जनित है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, संक्रामक रोग होगा। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके द्वारा हो रहा है, विषाणु के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और डेंगू जो विषाणु के द्वारा हो रहा है, उस विषाणु को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, इसे हम छद्म विषधारी वायरस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आरएनए वाला वायरस होता है, ऐसा विषाणु होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ये रेट्रोवायरस होता है, छद्म वेशधारी या बहरूपिया वायरस जिसको कहते हैं। रेट्रोवायरस से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए डेंगू भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और जो डेंगू है इसके अगर टेस्ट की हम बात करें तो वही पीसीआर टेस्ट होता है, और इसके एक टेस्ट होता है NS1 और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दो क्या हैं, इसके टेस्ट हैं। किसके द्वारा ये होता है, हमारे शरीर में किसके द्वारा ये पहुंचेगा, तो ये भी मच्छर के द्वारा। वाहक, इसका वाहक कौन है, मच्छर। और कौन सा, तो वही मादा, फीमेल, और मादा में कौन सा, एडीज। मादा एडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। मादा एडीज मच्छर अन्य मच्छरों की अपेक्षा बड़ा होता है, और दिन के समय आपको चैलेंज देके काटता है कि हम दिन में काटेंगे, आपको जगते हुए काटेंगे। ठीक है, तो इससे आपको बचाव के लिए क्या करना है, ये मच्छर स्वच्छ पानी में रहता है, गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में रहता है। तो ऐसा पानी जो काफ़ी दिन से भरा हुआ है वो आपको नहीं रखना है। घर के अंदर खुला हुआ जैसे कूलर वगैरह अपने साफ पानी है उसके अंदर भी ये मिलेगा। ठीक है, टंकी के ढक्कन खुले हुए हैं उनके अंदर भी मिलेगा। कई बार घरों में हम ऐसे ही पानी भर के रख देते हैं, काफ़ी दिन तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो वो भरा हुआ है। तो ऐसी जगह जहाँ पे पानी
भरा हुआ है, साफ़ पानी भरा हुआ है, वो हमें पानी इस तरीके से स्टोर नहीं करना है, उसमें ये मिलता है और दिन के समय काटता है, अन्य मच्छरों की अपेक्षा बड़ा होता है और इसके बीच में लाइनिंग होती है। क्लियर है दोस्तों? इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डेंगू के ऊपर हम, तब वहाँ ज़्यादा डिटेल्स में आपको मच्छर वगैरह की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मच्छर दिन के समय काटता है। आपने वाहक पढ़ लिया, वाहक को ले जाने वाला जो परजीवी है, सॉरी जो सूक्ष्म जीव है, उसे हम बोलेंगे वायरस, विषाणु होता है। ठीक है, और मोस्टली विषाणुओं का कोई नाम नहीं होता है, जो रोग उत्पन्न करते हैं उसी के नाम के आधार पर विषाणु को नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना, कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस बोल दिया। ठीक है, HIV बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब हमारे शरीर में जो क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम करता है, इम्यूनिटी को कम करता है, तो डिफिशियंस सिंड्रोम बोल दिया, HIV को बोल दिया हमने। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल दिया। तो इस तरीके से ये डेंगू वायरस हो गया, ये टेस्ट हो गया अपने। रेट्रो वायरस होता है, RNA वाला वायरस होता है, ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ये मादा एडीज मच्छर होता है, अन्य मच्छरों से बड़ा होता है, दिन के समय काटता है और साफ पानी में रहता है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये हमने पढ़ा है किसके बारे में? डेंगू के बारे में। बहुत ही खतरनाक रोग है, हड्डियों में दर्द होता है, अंदर हड्डियों में दर्द होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हड्डी तोड़ बुखार। सर में इस वाले भाग में बस यहीं पे दर्द होगा, हड्डियों में, हाथ पैर में अंदर दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होता है और बहुत ही खतरनाक बुखार है। एक बार किसी व्यक्ति को आ जाए तो 1 महीने तक तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा। ठीक है, इसलिए बहुत खतरनाक रोग है और मच्छरों से बच के रहें। और बाकी तो आप मूवी देखते रहेंगे, देखते ही हो, जिसमें डायलॉग होता ही है कि एक मच्छर, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने ये 7 रोग पढ़े हैं, विशेषकर रीट L1 वालों के लिए है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ध्यान रखें, मानव रोग से आपके प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये 2 वीडियो आप देख लें, एक तो मानव रोगों का वर्गीकरण और एक ये कंप्लीट रोग। आपका ये मान लीजिए 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।